हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की भारत का प्रागैतिहासिक एवं आद्य इतिहास प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया सब्जेक्ट के एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव यानी कि आपका डीएसई का सब्जेक्ट है। अगर आप रेगुलर या ड्यूसोल या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 5 के चैप्टर नंबर 12 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, और आज की वीडियो में हम हमारे यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 12 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे चित्रित धूसर पात्र पीजीडब्ल्यू परंपरा की। तो स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं महाभारत की कहानियों से जुड़ी हुई एक प्राचीन संस्कृति पेंटेड ग्रे वेयर यानी कि चित्रित धूसर पात्र परंपरा आज भी हमें उस दौर की झलक दिला करती है। आइए चले हम उस समय की यात्रा पर जहां हड़प्पा के पतन के बाद भारत ने एक नई ऐतिहासिक पहचान प्राप्त करी थी। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे चित्रित धूसर पात्र परंपरा भारतीय उपमहाद्वीप की एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक संस्कृति है। समय लगभग 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो समय था हमारा 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का समय। यह हमारा वो समय था जब एक संस्कृति उत्तर हड़प्पा सभ्यता और उत्तर वैदिक काल के बीच का एक संक्रमण का चलन बनाई हुई थी। तो यह काल उत्तर हड़प्पा सभ्यता और उत्तर वैदिक काल के बीच का संक्रमण चरण दर्शाता है। पीजीडब्ल्यू संस्कृति को अक्सर महाभारत काल और जनपदों की स्थापना से भी जोड़ा जाता है। तो जो हमारी पीजीडब्ल्यू संस्कृति है, उसको महाभारत काल और जनपदों की स्थापना से जोड़ा गया है। तो स्टूडेंट, आप कल्पना कीजिएगा, आप गंगा यमुना के मैदान में खड़े हैं, छोटे छोटे गांव हैं, किलेबंदी है और लोग हल चलाते हुए खेतों में काम कर रहे हैं। पास ही में एक विशेष प्रकार के परिवार है, उस पर छोटे चिकने दूसरे रंग के बर्तन में वे खाना परोस रही है। ये थे हमारे पीजीडब्ल्यू के काल के लोग। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा आता है चित्रित धूसर पात्र परंपरा का विस्तार। अब हम बात कर लेते हैं हमारे चित्रित धूसर पात्र परंपरा का विस्तार किस तरीके से हुआ। इस परंपरा का नाम इसके विशेष धूसर रंग के बर्तनों पर पड़ा, जिन पर काले रंग से ज्यामितीय डिजाइन बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, इसका नाम पड़ा इसके विशेष धूसर रंग के बर्तनों पर, जिन पर काले रंग से ज्यामितीय डिजाइन हमने बनाए हुए देखे हुए हैं। और इन बर्तनों का आकार छोटा और पतला होता था, परंतु वे उच्च गुणवत्ता के होते थे। तो जो बर्तन होते थे वे छोटे और पतले होते थे, लेकिन जो उनकी गुणवत्ता होती थी वो बहुत ही हाई क्वालिटी की होती थी। और ये बर्तन अधिकतर पेय और भोजन परोसने के लिए उपयोग होते थे। तो ज़्यादातर इन बर्तनों का जो उपयोग किया जाता था वो पेय और भोजन परोसने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। तो स्टूडेंट, एक मिट्टी का बर्तन धूसर रंग का, जिस पर त्रिभुज गोल आकृति और रेखाएं काले रंग से बनी हो, ये कला उस समय की सामाजिक सांस्कृतिक पहचान थी। तो यही था हमारा एक चित्रित धूसर पात्र परंपरा का विस्तार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा आता है भौगोलिक क्षेत्र और जलवायु। अब हम बात कर लेते हैं इस समय के भौगोलिक क्षेत्र और जलवायु के बारे में। तो पीजीडब्ल्यू संस्कृति का विस्तार मुख्यतः गंगा यमुना दोआब और उसके आसपास के क्षेत्रों में था। तो भौगोलिक क्षेत्र में हम देखेंगे तो इसका जो मुख्य विस्तार था वो गंगा यमुना दोआब और उसके आसपास था। यहाँ पर हमें कुछ प्रमुख स्थल देखने को मिले हैं, जैसे कि अहिच्छत्र जो कि हमारा उत्तर प्रदेश में है, अंतरजी खेड़ा जो कि भी हमारा उत्तर प्रदेश में है, हस्तिनापुर कौशाम्बी सुरकुटड़ा भगवानपुर आदि। और यहाँ की जो जलवायु थी वो इस समय अपेक्षाकृत शुष्क लेकिन कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु थी। साथ ही यहाँ पर नदियों और उपजाऊ मैदानों के कारण यहाँ पर एक बड़ी बस्तियां भी बसी थी। तो स्टूडेंट, हस्तिनापुर महाभारत का हमारा वही नगर है जहाँ पर पीजीडब्ल्यू के अवशेष मिले, और यही हमें साबित करते हैं कि महाकाव्य की जो कहानियां हैं वो पूरी तरह कल्पना नहीं है बल्कि इतिहास से जुड़ी हुई भी है। तो यही था हमारे
प्रमुख स्थल, भौगोलिक क्षेत्र और जलवायु। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है बस्ती पैटर्न और योजना को लेकर। अब हम बात कर लेते हैं बस्ती पैटर्न और योजना की। तो बस्तियां जो थी वे सामान्यतः नदी घाटों, तटों या उपजाऊ मैदानों में थी। तो बस्तियां प्राय नदी तटों और उपजाऊ मैदानों में थी। घर यहाँ के जो होते थे वे कच्ची ईंट और लकड़ी से बने होते थे। और जो कई बस्तियां होती थी, यहाँ की कुछ बस्तियां किले बंदे युक्त थे, जैसे कि अंतरजी खेड़ा की हो गई, अहिच्छत्र की हो गई। समाज जो था वो कृषि पर आधारित था, लेकिन यहाँ पर जो धातु और शिल्प का उपयोग था वो भी बहुत हद तक बढ़ चुका था। साथ ही गांव से कस्बों और छोटे नगरों की ओर संक्रमण भी हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाता है। तो स्टूडेंट, एक छोटा कस्बा, चारों ओर मिट्टी की दीवार, अंदर लकड़ी और ईंट के घर और बीच में बाजार, जहां पर हमारे लोहे तांबे के औजार बिक रहे हैं। यही थी हमारी पीजीडब्ल्यू का सामाजिक ढांचा। तो ये था हमारा बस्ती पैटर्न और योजना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वानस्पतिक साक्ष्य। वानस्पतिक साक्ष्य में हम देखते हैं अनाज और कृषि के अवशेष बताते हैं कि मुख्य फसलें यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलती है। तो मुख्य फसलों में हमें यहाँ पर देखने को मिलती है धान, जो गेहूं, बाजरा। और जो कृषि थी उसमें बैलों का उपयोग भी अब शुरू हो गया था। इसी के साथ साथ बीजों और पौधों के अवशेष अंतर जी खेड़ा और अन्य स्थलों से मिले हैं। यानी कि कुछ ऐसे स्थल थे जहाँ पर हमें बीज और पौधों के अवशेष भी देखने को मिल जाते हैं। तो यही था हमारे वानस्पतिक साक्ष्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जीव जंतु साक्ष्य के। अब हम बात कर लेते हैं जीव जंतु साक्ष्य के बारे में। तो यहाँ पर जो पशुपालन था इस संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग था, महत्वपूर्ण हिस्सा था। प्रमुख जो पशु पालतू बनाए जाते थे उसमें था हमारे गायें, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर। ये सभी ऐसे पशु थे जो कि पालतू बनाए जाते थे इस समय में। घोड़े के अवशेष भी हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, जो कि हमारे वैदिक ग्रंथों और महाभारत परंपरा से जुड़े हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ शिकार और मछली पकड़ने के प्रमाण भी हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो स्टूडेंट सोचेगा, एक गांव का बच्चा नदी किनारे जाल डालकर मछली पकड़ रहा है, वहीं उसके जो पिता है वे खेत में बैलों से हल चला रहे हैं और कुछ लोग घोड़ों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो यही थी हमारी पीजीडब्ल्यू संस्कृति की रोजमर्रा की जिंदगी। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे जीव जंतु साक्ष्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे पीजीडब्ल्यू परंपरा भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण संक्रमण काल है। यह संस्कृति उत्तर हड़प्पा और लोह युग जनपद के बीच सेतु का कार्य करती है। तो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल हमारा पीजीडब्ल्यू है। और ये जो पीजीडब्ल्यू परंपरा है ये हमारे उत्तर हड़प्पा और जनपद काल के बीच की एक कड़ी है। यह एक सेतु के रूप में भी कार्य करती है। और अहिचित्र और अंतरजी खेड़ा जैसे जो स्थल है वे इस परंपरा के अध्ययन में विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि जो ये दोनों स्थल थे यहीं से हमें बड़े पैमाने पर बर्तन, कृषि अवशेष और किलेबंदी के जो साक्ष्य है वे हमें देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ जो पीजीडब्ल्यू संस्कृति है उसने ही आगे चलकर जनपद, महाजनपद और जो प्रारंभिक ऐतिहासिक समाज है उसकी नींव रखी या उसका विकसित विकास किया। यानी कि जो हमारी पीजीडब्ल्यू है वो केवल बर्तनों की कहानी नहीं थी, बल्कि ये हमारे उस युग का दर्पण है जहां भारत गांव से कस्बों, कस्बों से नगर और फिर महाजनपदों की ओर बढ़ रहा था। तो यही वह दौर था जिसने आगे चलकर भारत के इतिहास की महान गाथाओं की नींव रखी। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 12। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा यूनिट नंबर 5 का ही आता है, जो कि हमारा यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 13 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे यूनिट नंबर 5 के चैप्टर नंबर 13 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे महापाषाण मेगालिथिक सभ्यताएं के बारे में। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि आज से हजारों साल पहले लोग अपने मृतकों को कैसे विदा करते थे? वो कौन कौन सी परंपराएं थी जिन्हें हम उनके समाज, उनकी सोच और उनकी तकनीक का पता चलता है? तो आज हम बात करेंगे महापाषाण संस्कृतियों की, यानी कि मेगालिथिक कल्चर की, जो कि भारत के इतिहास का एक अद्भुत अध्याय भी देखा जाता है। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। परिचय में हम देख लेते हैं महापाषाण का अर्थ है बड़े पत्थरों से निर्मित स्मारक। ये स्मारक मुख्यतः शवदान या स्मृति चिन्ह के रूप में भी बनाए गए हैं। तो स्टूडेंट, महापाषाण का जो मतलब है वो यही है कि बड़े पत्थरों से बने स्मारक। और जो ये स्मारक होते थे ये सिर्फ पत्थर ही नहीं होते थे, बल्कि ये कई यादों और मान्यताओं के प्रतीक भी होते थे। और इसका जो समय था वो लगभग 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। कुछ स्थानों पर इससे आगे भी हमें देखने को मिल जाता है।
प्रमुख क्षेत्र पर यहाँ पे हमें दक्षिण भारत, विदर्भ, उत्तर पूर्व कश्मीर आदि के जो क्षेत्र थे, वे इन परंपराओं के हमें प्रमुख केंद्र देखने को मिल जाते हैं। यह संस्कृति लौह युग और ऐतिहासिक काल के बीच का संक्रमण दर्शाती है। तो असल में ये जो काल था, ये हमें लौह युग से ऐतिहासिक काल के ओर ले जाने वाला एक सेतु या एक पुल के रूप में हमें देखने को मिल जाता है। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है महापाषाणिक स्मारकों की प्रकार को लेकर। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे महापाषाणिक स्मारक है उनके क्या क्या प्रकार है, कौन कौन से प्रकार है। तो महापाषाणिक स्मारक हमारे कई प्रकार के थे। कुछ पोलिथिक प्रकार के, जैसे कि कई पत्थरों वाले। ये स्मारक कई बड़े पत्थरों से मिलकर बने होते थे। तो पोलिथिक प्रकार हमारा वो था जो कि हमारा कई पत्थरों से मिलकर बने होते थे, उनको ही हम पोलिथिक प्रकार बोलते थे। इसके भी हमारे कई उप प्रकार थे, जैसे कि डोलमेन, चार पत्थरों पर एक छत पत्थर, जैसे कि ये आपका चार पत्थर हो गए, इस टाइप से कुछ होते थे। ये चार पत्थर हो गए, इसके ऊपर एक छत होती थी, यह हमारा डोलमेन प्रकार के होता था। दूसरा आगा था सर्कोफेगस, ताबूत के समान पत्थर का ढांचा, यानी कि इस प्रकार से कुछ पत्थर होता था। एक थर्ड आता था सर्कल्स, जो कि गोल घेरे में खड़े पत्थर होते थे। तो इसी टाइप से, मतलब चारों तरफ गोल घेरे बना के इस टाइप से एक पत्थर होते थे। फोर्थ आया हमारा केनर्स, जिसमें ढेर लगाए गए पत्थरों से बने टीले होते थे, यानी कि एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर ऐसे करके बहुत लंबा टीला होता था, उसको ही हम केनर्स कहते थे। तो आप ये देखकर बताइएगा ये हमारे कौन से पत्थर का प्रकार है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आते हैं वे हमारे मोनोलिथिक प्रकार के भी आते हैं, जो कि हमारे एक पत्थर वाले होते थे। तो मोनोलिथिक प्रकार में एक पत्थर वाले कैसे होते थे, उनकी हम बात कर लेते थे। अकेले खड़े बड़े पत्थर, प्राय स्मृति चिन्ह या धार्मिक प्रतीक, उत्तर पूर्व भारत और दक्षिण भारत में प्रचलित। तो जिन्हें स्मृति चिन्ह या धार्मिक प्रतीक के तौर पर खड़ा किया जाता था, उनको ही हम मोनोलिथिक या एक बड़े पत्थर वाले प्रकार के पत्थर भी बोलते थे, जो कि आज भी उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत में इनकी जो झलक है वे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यही थे हमारे मोनोलिथिक प्रकार एक पत्थर वाले। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है महापाषाणिक संस्कृति और भारत। अब हम बात कर लेते हैं महापाषाणिक संस्कृति और भारत के बारे में। तो भारत में इनका जो प्रसार है वो हमें बहुत ही रोचक तरीके से देखने को मिल जाता है। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल विशेष रूप से ये प्रसिद्ध है, यहाँ पर हमें देखने को मिला। विदर्भ में मिला, जो कि हमारा महाराष्ट्र में, यह हमारे नागपुर क्षेत्र से बहुत आयत है। उत्तर भारत में कश्मीर, मध्य प्रदेश के कुछ भाग में देखने को मिला। साथ ही हमें उत्तर पूर्व भारत में मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में देखने को मिला। इन क्षेत्रों में महापाषाणिक कब्रें और स्मारक स्थानीय परंपरा का हिस्सा बनी। तो ये सिर्फ कब्रें ही नहीं थी, बल्कि लोगों के जो सामुदायिक जीवन और सांस्कृतिक पहचान थी, उनका भी एक हिस्सा थी। तो यही था हमारा महापाषाणिक संस्कृति और भारत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सामाजिक संगठन और दफन प्रथाएं या शवदान की प्रथाएं। तो समाज में कबीलाई संगठन प्रमुख था। तो यहाँ पर जो महापाषाण समाज था उसमें ज्यादातर कबीलाई संगठन पर आधारित ये एक संगठन था। तो उनकी जो दफनाने की परंपरा थी वो बहुत ही दिलचस्प या बहुत ही बेहद दिलचस्प देखने को मिल जाती है। तो शवदान की पद्धतियां में हम देखेंगे, पहला हमारा आया प्राथमिक दफन, जिसमें शव को सीधे दफना दिया जाता था। सेकंड आया हमारा द्वितीयक दफन, जिसमें हड्डे या राख को पात्र कब्र में रख दिया जाता था। थर्ड आया हमारा अस्थि कुंभ, जिसमें हड्डे, राख, मिट्टी के पात्र हमें देखने को मिले। फोर्थ आया स्मारक, जो कि केवल प्रतीकात्मक होते थे, बिना शव के। इसी के साथ साथ दफन के साथ साथ मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार, आभूषण बन के भी रखे जाने लगे, जो कि उनकी व्यक्ति की ये अवधारणा थी कि परलोक में जो जीवन की धारणा है वो होती है। तो ये सभी सोचकर वे उन्हीं के दफनाने के साथ साथ मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार, आभूषण और मनके भी रख देते थे। तो इन कब्रों में मृतकों के साथ मिट्टी के बर्तन भी रखे गए। तो ये सब साफ साफ हमें यही दिखाता है कि वे परलोक में भी जीवन मानते थे। तो यही था हमारा सामाजिक संगठन और शवदान की प्रथाएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारत में महापाषाणिक संस्कृति की उत्पत्ति को लेकर। अब हम बात कर लेते हैं भारत में महापाषाणिक संस्कृति की उत्पत्ति कैसे हुई।
तो मानी जाती है कि यह परंपरा दक्षिण भारत से विकसित होकर फैली, परंतु विदर्भ, कश्मीर और उत्तर पूर्व भारत की स्थानीय परंपराओं में भी योगदान दिया। तो इतिहासकार मानते हैं कि ये जो परंपरा है ये सबसे पहले दक्षिण भारत से विकसित हुई थी और फिर वो बाकी जगह में फैली थी। और जो विदर्भ, कश्मीर और उत्तर पूर्व भारत की जो स्थानीय परंपराएं है उन सभी ने भी इसको आकार दिया। और कुछ विद्वान तो मानते हैं कि ये भूमध्य या पश्चिमी एशिया विदेशी प्रभाव की संभावना भी मानते हैं। तो यानी कि यह सिर्फ भारत की नहीं बल्कि एक वैश्विक सांस्कृतिक कड़ी की भी थी। तो यही था हमारा भारत में महापाषाणिक संस्कृति की उत्पत्ति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा कालक्रम का आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसका कालक्रम क्या था। अगर समय रेखा देखें तो दो तरीके से मिलते हैं। प्रारंभ में जो मिलते हैं वो लगभग 1000 ईसा पूर्व में मिलती है, जो कि हमारे दक्षिण भारत से शुरू हुई। चरम में आती है तो 600 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक हम इसको मानकर चल सकते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे कि उत्तर पूर्व के जो क्षेत्र है वहां पर प्रारंभिक ऐतिहासिक काल तक ये जारी रही। तो यही था हमारा इसका कालक्रम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा निष्कर्ष का आता है। अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे महापाषाणिक संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप की एक महत्वपूर्ण परंपरा है। तो स्टूडेंट, जो महापाषाणिक संस्कृति है वो हमें सिर्फ कब्रों और स्मारकों के कारण ही नहीं सुनाती, ये हमें बताती है कि उस दौर के जो लोग हैं वे किस तरीके से जीवन जीते थे, किस तरीके से अपना जीवन काटते थे। और यह केवल दफन संस्कृति नहीं थी बल्कि लोग युगीन समाज, अर्थव्यवस्था और धार्मिक मान्यताओं की झलक भी देती थी। साथ साथ बर्तनों, औजारों और आभूषणों से इनकी तकनीकी प्रगति और व्यापारिक संपर्क भी स्पष्ट होते थे। और इसी के साथ इस संस्कृति ने भारतीय इतिहास में लौह युग से ऐतिहासिक काल में संक्रमण का जो मार्ग था वो भी यहीं पर प्रशस्त किया। तो स्टूडेंट, यही जो संस्कृति है वो भारत के इतिहास में लौह युग से ऐतिहासिक काल की ओर जाने का एक रास्ता तैयार करती है। तो महापाषाण संस्कृति हमें यही याद दिलाती है कि इंसान ने हमेशा अपने अतीत और भविष्य को जोड़ने की कोशिश करी है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। और साथ ही हमारी यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर 5 में हमारे दो ही चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, जो कि मैंने आपको बता दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और इसी के साथ ही हमारा प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें भी हमारे टोटल 5 यूनिट और 13 चैप्टर थे, जो कि हमने आपको एक एक करके बता दिया है। तो यही था हमारा प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया सब्जेक्ट का सिलेबस, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम किसी अदर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।